बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री 10th क्लास का आगाज़ किया हुआ है और हमने चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम इसका हमने आगाज़ किया हुआ था, इसको हम पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। पेपर में बार बार लॉन्ग के तौर पे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इसके ऊपर नोट लिखें, इसकी डेरिवेशन के बारे में बताएं। ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग के तौर पे पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट में इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है और लॉन्ग में कंप्लीट आपको आएगा। इसकी दो डेरिवेशन है और दोनों की दोनों डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, दोनों ही पेपर में लिखनी होती है। स्टूडेंट्स, ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जी गुल्डबर्ग, एक का नाम था वैट। इन दो साइंटिस्ट ने 1869 में ये मिलकर लॉ पेश किया और इस लॉ का नाम है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ आने से पहले एक इक्वेशन लिखता हूं और पहले उसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसके बाद मैं आऊँगा इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये बनाते हैं C प्लस डी। यहां पर A और B ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, C और D ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, जब ये रिएक्शन मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ A प्लस बी आपस में रिएक्शन करेंगे, दे आर रिएक्टेंट्स, ए बी के साथ किस रेट के साथ रिएक्शन करेगा और बी ए के साथ किस रेट के साथ रिएक्शन करेगा। लफ्ज़ मैंने बोला है रेट। रेट का मतलब होता है स्पीड। ए बी के साथ किस स्पीड से रिएक्शन करेगा और बी ए के साथ कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका आंसर हमें करता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि ए बी के साथ रिएक्शन करेगा और बी ए के साथ रिएक्शन करेगा। ये डिपेंड करता है इनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है या इनका एक्टिव मास कितना है, एक्टिव मास के ऊपर। अगर फर्ज किया ए का एक्टिव मास इसकी वैल्यू 10 है और बी के एक्टिव मास की वैल्यू 5 है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जिसकी एक्टिव मास की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रेट भी ज़्यादा, और जिसकी एक्टिव मास की वैल्यू कम होगी उसका रेट भी कम होगा। यहाँ पर इसका मतलब है फर्ज किया अगर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए का रेट ज़्यादा है, बी का रेट कम है। आए इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या है जी, द रेट मतलब स्पीड एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, जिस पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, ये मेन पॉइंट है एक्टिव मास के ऊपर। वो इनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका एक्टिव मास ज़्यादा उसका रेट भी ज़्यादा, जिसका एक्टिव मास कम उसका रेट भी कम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस ओवरऑल रिएक्शन का रेट कितना है, यानी ए प्लस बी ये बनाएगा सी प्लस डी, ओवरऑल रिएक्शन का रेट कितना है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है आप ऐसा करो, इनका जो एक्टिव मास है दोनों का उसका ले लो प्रोडक्ट, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो, उनका हाथ से ज़रब निकाल लो, तो उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ए और बी का जो एक्टिव मास है उन दोनों का लो प्रोडक्ट ज़रब करो, तो पूरे रिएक्शन का रेट इन दोनों के प्रोडक्ट के यानी हाथ से ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आए स्टेटमेंट की तरफ। एंड द रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है हाथ से ज़रब, प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब किया जाए ऑफ द एक्टिव मैसेज, इनके एक्टिव मैस को, ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, जो रिएक्शन करेंगे उनके एक्टिव मैस का आपस में ज़रब ले लो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट्स, मैंने लफ्ज़ बोला था एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, मतलब एक्टिव मास यानी मोलैरिटी। देखिए जरा, एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब क्या है, मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, और इसके यूनिट्स हमारे पास होते हैं मोल पर डीएम क्यूब, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। जो फर्स्ट डेरिवेशन है, आप जरा गौर फरमाएं, यहाँ पर ए प्लस बी रिएक्टेंट है, सी प्लस डी प्रोडक्ट है, तो स्टार्ट में हमारे पास होता है सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो सिर्फ होगा मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे ही थोड़ा सा बनेगा प्रोडक्ट, हमें पता है कि फिर रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन के हाथ से ज़रब पर, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए हम लिखते हैं, मैं कहूँगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी,
इन दोनों का ले लो प्रोडक्ट आपस में। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जब इस साइन को ख़त्म करेंगे दो चीज़ें आती हैं, एक आएगा इक्वल, एक आएगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है के एफ। एफ का मतलब है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे आ जाएगा ए इंटू बी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि कुछ देर के बाद रिवर्स रिएक्शन में स्टार्ट होता है, रिएक्शन बैक भी आएगा, रिवर्स यानी रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवर्स का रेट डिपेंड करेगा सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन के हाथ से ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब देखें जी, इस साइन को ख़त्म किया जाए, इक्वल आएगा और साथ आएगा के आर, सी इंटू डी। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें पता स्टूडेंट्स कुछ देर के बाद आएगा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जी स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम आता है हमें पता है इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर अब इनकी मैं कीमत लिखूंगा, ये मेरे पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा के एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू के आर सी इंटू डी। अब यहाँ पे के आर ये भी कांस्टेंट, के एफ ये भी कांस्टेंट, ये के आर यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको एक साइड पे कर लें। ये पूरा फैक्टर दोनों वैल्यूज जहाँ मल्टीप्लाई हैं उधर जाके डिवाइड, तो मेरे पास नेट इक्वेशन आ जाएगी के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू ए बी सी इंटू डी, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर करें, देखिए के एफ ये भी कांस्टेंट, के आर ये भी कांस्टेंट, जब दो कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करते हैं आंसर एक नया कांस्टेंट, और जो आंसर आएगा हमारे पास नया कांस्टेंट उसे हम कहते हैं के सी, इसे कहते हैं के सी। मतलब के सी बराबर होता है, के सी बराबर आ गया के एफ ओवर के आर, इन दोनों की जगह मैं लिख दूंगा के सी, के सी दैट इज इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप गौर करें, जो सी और डी है ये प्रोडक्ट्स हैं, ए बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। तो असल में के सी क्या है, के सी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू के सी, ये के सी है। के सी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये के सी का मतलब है ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स के सी एक रेशो है किसके दरमियान, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान एक रेशो का नाम है, इसे के सी कहते हैं, और के सी हर रिएक्शन का अपना अपना होता है। के सी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक सिंपल डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन, लेकिन सेकंड डेरिवेशन भी है इसकी, वो क्या है, वो सेम इस तरह ही है। अब कहता है अगर इसके साथ कोफिशिएंट आ जाए, यानी क्वेश्चन यानी ए है तो ए के साथ स्मॉल ए आ जाए, बी है बी के साथ स्मॉल बी आ जाए, स्मॉल सी आ जाए, स्मॉल डी आ जाए, यानी कहते हैं कोफिशिएंट। अगर इक्वेशन में कोफिशिएंट भी हों तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ये जो कोफिशिएंट आएंगे इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कोफिशिएंट को पावर में चेंज कर दिया जाएगा, पावर बना देंगे। कैसे बनाएंगे पावर, जैसे ए के साथ स्मॉल ए आया है इसको पावर में चेंज कर दो, स्मॉल ए पावर में आ जाएगा, स्मॉल बी पावर में आ जाएगा,
ए की पावर स्मॉल ए, ये बी की पावर स्मॉल बी, फिर इसकी पावर स्मॉल सी स्मॉल डी, जहाँ सी है उसकी पावर स्मॉल सी, जहाँ डी है उसकी पावर स्मॉल डी। यहाँ देखें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, फिर स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ए और स्मॉल बी। सिर्फ कहता है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, अगर कोफिशिएंट आ जाए उसको पावर में चेंज कर दें तो हमारे पास नई डेरिवेशन आ जाएगी जिसमें सिर्फ पावर आएगी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।